नमस्कार शोधार्थियों। अगर मैं आज आपसे ये पूछूं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम, सबसे कठिन काम कौन सा होगा, तो आप क्या कहेंगे? चलिए आपसे ही पूछूं कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है। हमें जो भी काम निर्धारित किए गए होते हैं, जो भी काम हमारे आसरे आते हैं, हमें वही सबसे मुश्किल लगता है। लेकिन ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। एक तख्ती पर कुछ रचना, एक तख्ती पर कुछ गढ़ना, मानव मन के कोमल सुकोमल मन पर कुछ अंकित करना, जिससे संस्कार बने, जिससे उसकी ऊर्जा का, उसकी प्रतिभा का, उसकी क्षमता का विकास हो। ऐसा कठिन काम बाल साहित्य रचने वाले करते हैं। बालकों का मन बहुत सुकोमल होता है। वो एक जादुई दुनिया में रहते हैं, एक तिलस्म की खोह में रहते हैं। उनके यहाँ परियां हैं, उनके यहाँ जिन्न हैं, उनके यहाँ आकाश में ऊंट और घोड़े दौड़ते हैं और पृथ्वी पर पंछी रेंगते हैं। उनकी दुनिया बिल्कुल अनूठी होती है। उन्हें कुछ भरोसा दिलाना, उनके भरोसे को जीतना और उनके भरोसे को पुख्ता रखना, और वो भी पठन पाठन के माध्यम से, ये कठिन काम, ये जोखिम का काम बाल साहित्य वाले रचते हैं। मैं इतनी भूमिका क्यों बना रही हूँ? दरअसल आज आप शोधार्थियों को रोचक, मनोरंजक नहीं, रोचक, ज्ञानवर्धक, संस्कार देने वाली, रंगीन दुनिया में सैर कराने वाली, बच्चों की कल्पना क्षमता, उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता से आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। इनका साहित्य एक जादुई आकर्षण लिए होता है और केवल बच्चों को नहीं लुभाता, युवा को भी, प्रौढ़ को भी उतनी ही कल्पना, उतनी ही जिज्ञासा और उतनी ही भावनात्मक आवेग और उसका पालन पोषण अनूठी शैली में, विशेष रूप से हम प्रौढ़ को भी, और जिसमें हम बच्चों की दुनिया में शामिल हो जाएं, बच्चों के संग साथ उनको शिक्षित करते करते न जाने कब हमें कोई शिक्षा मिल जाए। बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनके खेल खेल में जो उनकी सीखने की ललक है, जो उनकी यह आदत है, वो हम प्रौढ़ को भी मिल जाए तो क्या बात। साहित्य एक तरफ, लेकिन उनकी दुनिया में चित्रों की बड़ी ज़रूरत होती है। चित्र बोलते हैं, चित्र अपनी कथा खुद कहते हैं। तो बाल साहित्य में चित्र का भी अपना अनूठा स्थान है। उसकी अभिव्यंजना क्षमता, उसकी अभिव्यंजना शक्ति ही बहुत बहुत बड़ी है। कहानी कहने की ताकत होती है चित्रों में। एक से एक चित्र जुड़ते हुए एक बड़ी कहानी गुथते जाते हैं और वो श्रृंखला बनती जाती है और वो जीवंत कहानी एक सामने विजुअल कहानी बन जाती है। हम युवा पाठकों के लिए, प्रौढ़ पाठकों के लिए और बच्चों के लिए तो वो चित्रों की दुनिया, वो चित्रों की समझ एक नई रचनात्मकता पैदा करती है। शोधार्थियों, बच्चों का साहित्य ऐसा ही होता है। महान बाल साहित्य आप देखें तो वो हम युवा के साथ, प्रौढ़ लोगों के साथ भी बड़े भावनात्मक तौर पर जुड़ता है। उनके पात्रों के साथ, उनकी कहानी के एक छोटे छोटे संवाद और जो देशकाल वातावरण है, हम उसके साथ इस तरह से अपने अनुभवों को जोड़ते चलते हैं। भावनात्मक धरातल पर हम पूरी तरह से उनसे जुड़ जाते हैं। फिर चाहे डर पर काबू पाना हो, दोस्ती की चुनौती हो, या दोस्ती और दुश्मनी में लड़ना भिड़ना और निपटना हो एक दूसरे से, फिर चाहे अपनी पहचान की शिनाख्त हो, हम भावनात्मक रूप से दरअसल उन जो चित्रकथाएं होती हैं उनसे जुड़ जाते हैं। बच्चों के साहित्य में आपने अक्सर देखा होगा, प्यार है, दोस्ती है, साहस और जोखिम की कहानी है, दृढ़ संकल्प की कहानी है,
ये बुनियादी मानवीय मूल्य जो हैं दरअसल आपकी भावनाओं को समृद्ध करते हैं, हर पाठक की भावना को समृद्ध करते हैं। तो उनकी थीम, थॉट प्रोसेस जो है वो निश्चित तौर पर वयस्क लोगों से मेल खाती है, पर वो जो शैली है उनकी, आप देख रहे हैं, मतलब फॉर्मेट जो भी है, थॉट प्रोसेस, कंटेंट जो भी है, लेकिन शैली जो है उसमें गजब की ऊर्जा, जोश, उल्लास, उमंग और खेल खेल में बहुत सारी बातों को कह सुन लेना एक साथ, एक मनमोहक ही दुनिया, एक अपनापे की दुनिया और एक आनंद, स्फूर्ति देने की, चुस्ती फुर्ती देने की दुनिया होती है। हमें रोज़ ऐसी कहानियों से गुजरना चाहिए, हमें रोज़ ऐसी एक कहानी सुननी और सुनानी चाहिए हर पीढ़ी को। इससे आपकी कल्पना क्षमता भी बढ़ेगी और कहानी को सुनते सुनते आपको कुछ नए शब्द मिलेंगे, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आप अन्य शब्दों के निकट जाएंगे, अन्य भाषाओं के निकट जाएंगे और कहानी सुनने सुनाने की प्रक्रिया में दरअसल आपकी रुचि, आपकी रुझान का भी में भी बढ़ोतरी होगी, परिष्कार होगा। हम सब सामाजिक प्राणी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इसी समाज में हमें रहना है, हर संबंध को निभाना है, सबके सुख दुख में साझा रहना है, सबकी हंसी खुशी और सबके हर्ष विषाद में हम एक दूसरे का संग साथ निभा सकें, एक दूसरे को संभाल सकें। ये हम बच्चों से सीखते हैं और हमें ये बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चों से ज़्यादा संवेदनशील प्राणी इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे स्वस्थ, जिसे मैं प्योर सोल कहती हूँ, सबसे स्वस्थ आत्मा साहित्य जगत का अगर सेंट्रिक आइडिया बन जाए, अगर बाल साहित्य रचा जाए और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा रचा जाए, तो ये उसकी उपादेयता है, ये उसकी ज़रूरत है। इसकी उपेक्षा हम सबकी ओर से नहीं होना चाहिए। तो कोई भी साहित्य बाल नहीं होता, न प्रौढ़ होता है, बल्कि साहित्य हित करने का, मनुष्य का हित करने का, मनुष्य को संवेदनशील प्राणी बनाने का बीड़ा उठाए, मेरी ये मंशा है। शुद्धार्थियों, अभी कुछ अरसे पहले मुझे राजकमल प्रकाशन से ये कुछ पुस्तकें प्राप्त हुई। लगातार मैं उनके लिए समीक्षा का काम करती हूँ। राजकमल प्रकाशन से ये पुस्तकें मेरे पास आईं और ये तीनों पुस्तक मेरे लिए बेशकीमती इसलिए हैं क्योंकि एक प्रतिष्ठित घराने, सुविख्यात प्रतिष्ठित परिवार, संभ्रांत परिवार, एक वयस्क प्रौढ़ सामाजिक कार्यकर्ता, एक सुचिंतक, साहित्य सुचिंतक और हिंदी के सबसे प्रिय, सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान के प्रकाशक की ये पुस्तकें हैं। जी हाँ साथियों, हापुड़ में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक मध्यम वर्गीय परिवार में अशोक माहेश्वरी जी का जन्म हुआ। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया हिंदी साहित्य में। यही कारण रहा होगा कि हिंदी साहित्य में इनकी विशेष रुचि है और वो दिखाई देती है। जब ये प्रकाशन में भी पुस्तकों का चयन करते हैं कि कौन सी पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए, चाहे वो राधा कृष्ण प्रकाशन हो, चाहे वो राजकमल प्रकाशन हो, तो इसमें भी उनका वो साहित्य मोह या वो साहित्य की जो रुचि का परिष्कार है वो दिखाई देता है। तो इन्होंने एमए रुहेलखंड विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में किया। 1974 में प्रकाशन की दुनिया में ये सक्रिय हुए और 1978 में वाणी प्रकाशन का कार्यभार इन्होंने संभाला हुआ था। सफलता की राह में तेजी से आगे बढ़ते हुए 1988 में हिंदी के प्रमुख प्रकाशन संस्थानों में एक राधा कृष्ण प्रकाशन का कार्यभार इन्होंने संभाला। 1991 में वाणी प्रकाशन की जिम्मेदारी से अलग हुए। 94 में हिंदी साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थान, प्रकाशन संस्थान राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक के रूप में अशोक माहेश्वरी जी जाने माने जाते हैं। राजकमल और राधा कृष्ण प्रकाशन को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाते हुए 2005 में लोक भारती प्रकाशन का भी इन्होंने कार्यभार संभाला है। फिलहाल ये हिंदी के 3 साहित्यिक प्रकाशन समूह के अध्यक्ष भी हैं।
ये राजकमल प्रकाशन समूह कहलाता है। शोधार्थियों, मैं इनसे आपको परिचित इसलिए करा रही हूँ कि इनकी बालोपयोगी कुछ पुस्तकें काफ़ी चर्चित रही हैं, और उनमें ही दादाजी को बहुत सारी बधाई देते हुए, पूरे परिवार, माहेश्वरी परिवार को बधाई देते हुए, आज मैं इन 3 पुस्तकों की उपादेयता से आपको परिचित कराऊंगी। इन तीनों पुस्तकों के आखिरी फ्लैप में खुद अशोक माहेश्वरी जी और चित्रांकन किया है शिराज हुसैन जी ने। तो मैंने आपको दरअसल भूमिका में थोड़ा सा बताया कि बाल साहित्य क्यों ज़रूरी है, और फिर मैंने बताया कि चित्रांकन, चित्रों की दुनिया, बच्चों की दुनिया को किस तरह से, चित्रों की दुनिया बच्चों की दुनिया की कितनी नज़दीक है, बच्चों चित्रों की भाषा में बात करते हैं, उस पर आपको बताया। अशोक माहेश्वरी जी लिखते हैं, प्यारे बच्चों, हमारे घर में बहुत दिन बाद एक नन्ही गुड़िया आई। कहते हैं जिस परिवार में बेटी नहीं होती वह अधूरा होता है। ये एक सोच है, एक विवेक है जो आपकी मनोभाव को, मनोजगत को उद्घाटित करता है, आपके भीतर को बाहर कर देता है। तो इस एक वाक्य भर से ही अशोक माहेश्वरी जी फेमिनिज्म के उन तमाम क्या कह सकते हैं, चुनौतियों को एक तरफ रखते हुए कहते हैं कि जिस परिवार में बेटी नहीं जन्मती वह अधूरा रहता है। गुड़िया के आने से अधूरापन दूर हो गया माहेश्वरी परिवार का। गुड़िया है भी बहुत प्यारी, प्यारा तो अक्षर भी बहुत है, पर गुड़िया की बात अलग ठहरी। अक्षर भी प्यारा है, अक्षर जो क्षरित ना हो, पर गुड़िया की तो बात ही अलग है। इस आनंद में ये पंक्तियां बनती गईं, बस अपनी उस पोती के साथ हंसते खेलते बोलते बतियाते ये पंक्तियां अपने आप स्वयमेव बनती गईं, ऐसा उनका आत्मस्वीकार है। बनती गईं और मैं लिखता गया। मेरे लिखे को आप बच्चों के मन लायक सुंदर बनाने का काम शिराज भाई ने किया। ये किताबें अब आप बच्चों की हुई, अपने दोस्तों को भी पढ़ाना, केवल खुद नहीं पढ़ना बल्कि पढ़ाना। तो इसमें ये तीनों मंशाएं बिल्कुल साफ साफ हैं कि पढ़ना और आगे बढ़ाना, पढ़ने की लत लगाना, पढ़ने का प्रचार करना, पढ़ने में लगन, पूरे लगन के साथ जुड़ने में अपनी रुचियों का, अपने संस्कार का परिष्कार करना, ये मंशा अशोक माहेश्वरी जी की बेहतरीन मंशा है। विद्यार्थियों, बच्चों के लिए कुछ रचना, कुछ सहेज कर बचा कर रखना, बच्चों की रंगीन दुनिया में प्रवेश करना, उनकी कल्पनाशील उड़ान में संग साथ देना, उनके साथ उड़ना, फिर बच्चों सा मासूम बने रहना, उनकी राग रंग में डूबकर उनकी दुनिया में शामिल होना, अशोक माहेश्वरी जी को आता है। इस दुनिया में प्रवेश करते ही हमें बहुत कुछ बच्चों से सीखने को मिलता है। हमें धीरे धीरे रास्ते आसान से दिखाई देते हैं। हंसी खेल में ही, हंसते गुदगुदाते ही अपनी मंजिल साफ दिखाई देती है, जहाँ बहुत सारे फूल हैं, परियां हैं, जिन्न हैं, आसमानी जादुई ताकतें हैं, खिलौने हैं, हंसते खेलते गाते नाचते खिलौने हैं, और हमारी ये फैब्रिकेटेड दुनिया हमसे परे चली जाती है, हमसे दूर होती जाती है, और हम उनमें भरपूर होते जाते हैं, उन राग रंग में डूबते हुए भरपूर हो जाते हैं। तनाव रहित जीने के लिए बच्चों का साहित्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ कुछ रचते और बचते हुए उनकी स्मरण शक्ति को भी आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, और बिना कोई दबाव महसूसे तनाव रहित जीवन जीने का इससे बढ़िया बहाना नहीं हो सकता। कोई भी दबाव जो बाहर भीतर हम लिखते पढ़ते हुए महसूसते हैं, तो जब बच्चों का साहित्य पढ़ रहे होते हैं या उनके लिए कुछ लिख रहे होते हैं, तो हमारे भीतर पढ़ने की इच्छा धीरे धीरे बलवती होती है, और हम बच्चों में ये आदत, ये लत लगा देते हैं अच्छा पढ़ने का, कंठस्थ करने का, स्मरण शक्ति बढ़ाने का, तनाव रहित रहने का, दबाव महसूसने का, दबाव से दूर रहने का। इसे आदत बना लेनी चाहिए। अच्छे शब्द विन्यास मिलेंगे। इस दुनियावी दुनिया, जो दुनियावी हिसाबी किताबी दुनिया है, जो फैब्रिकेटेड दुनिया है, जो तिलस झूठे प्रपंच हैं, उनसे तो बहुत अच्छे नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई ये भाषा ही है, जो जीवन को सहज बनाएगा, पारदर्शी बनाएगा।
इन बच्चों से सीखिए सहजता, पारदर्शिता, कल्पनाशीलता और खेल खेल में इनके साथ जीवन की कई बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाने और समझने में हमें मदद मिलती है। एक दादाजी हैं, एक प्रतिष्ठित प्रकाशन समूह के सम्मानित प्रकाशक, गणमान्य, समाज सेवी, साहित्य सेवी, वरिष्ठ, संभ्रांत परिवार से एक वयस्क जो बड़े लोगों में उठता बैठता है, जो हर सभा समारोह में आदृत होता है, समादृत होता है। वह जब दादा बन जाता है और घर में जब कन्या का अवतरण होता है, कन्या का प्रवेश होता है, तो उसे किस उल्लास से वह मनाता है, कि कैसा उत्सव धर्मी वह हो जाता है, कि कहता है कि घर आधा अधूरा सा लगता है, घर खाली खाली सा लगता है जहाँ बेटी न हो। तो कन्या का मान करना जैसे सबके जीवन के खाली कोनों को भरने के लिए गुड़िया आई हो, जैसे उसकी राग रंग में, उसके हंसी खेल में एक संगीतमय वातावरण पैदा हो रहा हो, जैसे गुड़िया का आना पूरे माहेश्वरी परिवार के लिए, पूरे माहेश्वरी परिवार के जीवन में उसका अवतरण, उसका आना उत्सव धर्मी कर देता है, एक उल्लास, एक उत्सव का माहौल पैदा कर देता है। और केवल उनके माता पिता के लिए नहीं, बल्कि सभी परिजनों के लिए गुड़िया कितनी शुभकारी है, कितनी मंगलकारी है। इन तीनों पुस्तकों में अशोक माहेश्वरी जी ने अपने दादापन को, अपने क्षण क्षण बदलते जीवन के रंग को, राग को पूरी तरह से उड़ेलने की कोशिश की है। गुड़िया को कभी अक्षर की तरह कहते हैं जो क्षरित नहीं होता, अक्षर से बढ़कर कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप होता है। जैसे ब्रह्म अखंड है, वैसे ही अखंड आनंद देने वाली, परमानंद देने वाली ये गुड़िया है, जो सबके साथ हंसती, खेलती, ठुनकती, रूठती, मनाती है। पूरे परिवार की चहेती है ये गुड़िया, ये बिटिया। सारा घर जैसे जगमग कर देती है उसकी रोशनी से। उसकी हंसी की उजास से पूरा घर रोशन होता है। उसका आंखें मटकाना, उसका बोलना, बतियाना, ठुनकना, उसका जीवन के राग रंग में आपके उत्साह को, आपके भीतर की जो अवसाद है, जो ठहराव है, जो उदासीनता है, जो निराशा है, उसको हर लेती है, उसको पूरा पी लेती है। सब कष्टों से आपको निजात दे देती है, हर कष्ट आपके हरती है, दुखहरण बनकर आई है बिटिया। तो उस गुड़िया की चर्चा हर दादा करता है, हर दादा सोचता है, लेकिन इसको बढ़ाया जाए, इसको हर परिवार तक पहुंचाया जाए कि सबकी जख्मों को भरने वाली, सबके कष्टों को हरने वाली, आंख मटका मटका कर खिलौने जैसी ये प्यारी सी गुड़िया, जिसकी हंसी में वो जास है कि पूरा घर रोशन हो जाता है, उसके उल्लास से, उसकी हंसी से सब तरफ हंसी खुशी पसर जाती है। कोई उसे आर्या कहता है, कोई लेखनी, पर वो कहलाती तो है अपनी दादा की गुड़िया। कभी ढोलक बजाती है, कभी ठुमके लगाती है, खूब हंसती है, और हंसती ही नहीं, हंसाती भी है। गुड़िया है तो रौनक है, घर की शान और शौकत है। गुड़िया जब सो जाती है, घर सोना कर जाती है। गुड़िया जब सो जाती है, घर सोना कर जाती है। शोधार्थियों, ये एक और नया फ्लेवर है जो आपके काम आएगा कि बाल साहित्य किस तरह से उल्लास का, उजास का साहित्य है, किस तरह से आपके भीतर की मासूमियत को, आपके भीतर के भोलेपन को, आपके भीतर के बच्चे को बचाए और बनाए रखना है, ताकि हमारी रुचियों में, हमारे रुझान में, हमारे संस्कार का परिष्कार हो। बहुत शुक्रिया।